समझने वाली बात। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा मांगा। पर्रिकर ने बयान दिया था कि गोवा में बीफ की कोई कमी नहीं है। पर्रिकर ने बीफ के बारे में बोला, लेकिन वीएचपी ने गोमांस पर हंगामा कर दिया। बिना सोचे समझे कि बीफ क्या है और गोमांस क्या है। समझने वाली बात यह है कि क्या बीफ का मतलब गोमांस है, ऐसा कहना कितना सही है। वीएचपी ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बीफ वाले बयान पर उनका इस्तीफा मांगा। वीएचपी के एक नेता हैं सुरेंद्र जैन। उन्होंने ट्वीट करके पर्रिकर का इस्तीफा मांगा। उन्होंने लिखा, क्या बीजेपी बीफ जॉय पार्टी बन गई है? बीजेपी की छवि पर लगे दाग को मिटाने के लिए पर्रिकर को इस्तीफा देना चाहिए। क्या बीजेपी अब गोमांस पार्टी बनने की दिशा में जा रही है? एकात्म मानव दर्शन अब केवल भाषण का विषय बनकर रह गया है। यानी वीएचपी ने पर्रिकर के बीफ वाले बयान को गाय के मांस से जोड़ दिया। दरअसल गोवा विधानसभा में बीफ की क्वालिटी पर सवाल पूछा गया। पशुपालन विभाग पर्रिकर के पास है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। पर्रिकर ने कहा कि गोवा में हर रोज 2300 से 2400 किलो बीफ की जरूरत पड़ती है। इसे पूरा करने के लिए गोवा में रोजाना 2000 किलो बीफ निकाला जाता है। यानी रोज जितनी जरूरत है, गोवा में उससे करीब 400 किलो कम बीफ होता है। पर्रिकर ने जानकारी दी कि बाकी का बीफ कर्नाटक से मंगाया जाता है। इस बीफ की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए कर्नाटक से मंगाए जाने वाले बीफ की जांच की जाती है। पर्रिकर ने यह भी कहा कि अगर ज्यादा जानवर लाए जाते हैं तो गोवा के बूचड़खानों में भी उनका मांस निकालने में समस्या नहीं। पर्रिकर के इसी जवाब को वीएचपी ने सीधे गोमांस से जोड़ दिया। क्या यह सही है? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मनोहर पर्रिकर का बयान ही सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। The option of getting the beef from Belgaum or some other place to ensure that there is no shortage of the meat. So I can assure him that the inspection of the meat or the beef which comes from the neighboring state will be carried out through proper medical doctors or those who are authorized for it rather than by some other person. सुना आपने, पर्रिकर का बयान बीफ पर है, लेकिन वीएचपी ने समझा गोमांस। लेकिन यह गलतफहमी बार बार क्यों हो रही है? क्यों लोग बीफ को गोमांस समझ रहे हैं? क्या जो राजनीति हो रही है वो इसकी वजह है? क्या बीफ का मतलब गोमांस है? जवाब हां भी है और ना भी है। यानी बीफ गोमांस हो भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए गलतफहमी होती है। इसका फायदा कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। इस राजनीति में बीफ की परिभाषा से मदद मिलती है। तो पहले यह समझते हैं कि बीफ शब्द आया कहां से। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में अलग अलग तरह के मांस के लिए अलग अलग शब्द, जैसे भेड़ और बकरी के मांस के लिए मटन है, मुर्गे के मांस के लिए चिकन है। इसी तरह से गाय के मांस के लिए बीफ शब्द का इस्तेमाल होता है, जो फ्रेंच शब्द बर्फ से लिया गया है। लेकिन मटन की तरह भैंस, बैल और इस तरह के कई पशुओं के मांस को भी बीफ ही कहते हैं। एक बार फिर जान लीजिए कि सिर्फ गाय के मांस को बीफ नहीं कहा जाता, कई तरह के जानवरों के मांस को बीफ कहते हैं। यानी जब बीफ की बात होती है तो इसका मतलब सिर्फ गोमांस नहीं होता। मगर होता क्या है? जैसे ही कहा जाता है बीफ, गोमांस पर हंगामा हो जाता है। यही हुआ है मनोहर पर्रिकर के बयान के मामले में भी। वीएचपी के एक नेता ने कह दिया कि बीजेपी गोमांस पार्टी बन रही है। दरअसल गोरक्षा आंदोलन यानी गाय को कत्ल से बचाने का आंदोलन मुख्य रूप से वीएचपी का आंदोलन है। वो पूरे देश में गोवध पर रोक लगवाना चाहती है। इसके लिए संविधान का हवाला भी दिया जाता है। बेशक संविधान में गोवध पर रोक का जिक्र है, लेकिन ये क्या है इसे भी समझने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 48 में गोवध पर रोक का जिक्र है, लेकिन रोक लगानी है या नहीं, यह मामला पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 48 संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में आता है। यानी वो निर्देश जिनका पालन कैसे करना है, इसका फैसला राज्य करते हैं। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन का विकास वैज्ञानिक सोच पर करे।
अच्छी नस्ल के विकास और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं और गाय और बछड़े और दुधारू और खेती में काम आने वाले दूसरे जानवरों का कत्ल रोकें। जब संविधान बन रहा था तो गोवध पर रोक लगाने वाली इन लाइनों को शामिल करने से पहले बड़ी बहस हुई थी। इसे मूल अधिकार में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। अंत में ऐसा नहीं किया गया। वजह यह थी कि मूल अधिकार नागरिकों के लिए हैं, जानवरों के लिए नहीं। तो अंत में फैसला हुआ कि गोवध पर पाबंदी लगानी है या नहीं, ये राज्य तय करें। अब देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का खान पान और संस्कृति है, इसीलिए कुछ राज्यों में गोमांस पर पाबंदी नहीं है और कई राज्यों में गोवध पर सख्त सजा है। ताजा विवाद गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के बीफ वाले बयान पर हुआ है। लेकिन गोवा में 1978 से ही गोवध पर रोक है। हालांकि यहां बीफ खाया जाता है। यहां ईसाई और मुस्लिमों की बड़ी आबादी है जो बीफ खाती है। गोवा की तरह ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां बीफ में गोमांस खाया जाता है और गोवध पर भी रोक नहीं है। ऐसे राज्यों में शामिल हैं केरल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य। लेकिन असम में गोवध के लिए कुछ शर्तें निभानी होती हैं। यहां गोवध के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अकेला मणिपुर है जहां आजादी के पहले से गोवध पर रोक है, लेकिन यहां गोमांस खाने पर पाबंदी नहीं है। कर्नाटक में बूढ़ी और बीमार गायों के वध की इजाजत है। यहां बीफ रखने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इन राज्यों के अलावा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक तमाम राज्यों में गोवध पर पाबंदी। कुछ राज्यों में बीमार गायों के वध की इजाजत है। कुछ राज्यों में कृषि वाले पशुओं का भी कत्ल नहीं हो सकता। कुछ राज्यों में मांस के लिए बूचड़खानों में भैंस लाई जाती है। हालांकि जहां गोवध पर पाबंदी है, उन राज्यों में कानून तोड़ने पर सख्त सजा भी है। ये वो राज्य हैं जहां कहीं और से लाया गया गोमांस भी नहीं खाया जा सकता, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में गोवध पर प्रतिबंध है। कानून न मानने पर 6 महीने की कैद हो सकती है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में गाय, सांड और बैल सभी के वध पर प्रतिबंध है। न मानने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में गोवध पर प्रतिबंध का कानून तोड़ने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में भी गोवध पर पाबंदी है। हिमाचल प्रदेश में भी खेती और कृषि में काम आने वाले पशुओं के वध पर प्रतिबंध है। उनके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां गोवध पर पाबंदी है, लेकिन भैंस के वध पर कोई पाबंदी नहीं है। इन राज्यों में शामिल हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। दिल्ली में कृषि में काम आने वाले सभी पशुओं के वध पर प्रतिबंध है, लेकिन यह प्रतिबंध भैंस पर लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है। यहां सीलबंद बीफ लाने की इजाजत है, लेकिन इसे सिर्फ विदेशियों को ही परोसा जा सकता है। तमिलनाडु में वैसे तो गोवध पर प्रतिबंध है, लेकिन यहां पर बीफ खाने की इजाजत है। यानी बीफ पर हर जगह एक जैसे कानून नहीं है। हर राज्य में बीफ का मतलब गाय का मांस भी नहीं है। देश के कई राज्यों में मांस के लिए भैंस के वध की इजाजत है। इसे भी बीफ ही कहा जाता है। इसका निर्यात भी किया जाता है और भारत तो बीफ के निर्यात में सबसे आगे है। अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़ों के हिसाब से साल 2014 में बीफ का सबसे ज्यादा कारोबार भारत ने किया। भारत ने विदेशों को 2082 मीट्रिक टन बीफ बेचा। इसके बाद देश में बीफ के खिलाफ माहौल बन गया। इससे बीफ के कारोबार पर भी असर पड़ा। फिर भी 2016 में भारत ने बीफ का सबसे ज्यादा कारोबार किया। हालांकि इस बार ब्राजील भारत के बराबर आ गया। दुनिया भर में जितना बीफ बेचा गया उसमें से 20% बीफ अकेले भारत और ब्राजील से गया। बीफ के कारोबार से आमतौर पर हर साल 30,000 करोड़ की कमाई होती है। अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 के आंकड़े भी बताते हैं कि बीफ से खूब कमाई हुई। इस दौरान भारत ने करीब 24,000 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन आगे भी इतनी ही कमाई होगी ये नहीं कहा जा सकता। एक तो बीफ को गोमांस से जोड़ देने से बार बार हंगामा हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि बहुत से संगठन कहते हैं कि भैंस भी गोवंश का जानवर है। ये संगठन ताकतवर है। एक बड़े वोट बैंक पर इनका असर है। इसलिए सरकारों पर भी इनकी कुछ बातों को मानने का दबाव है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर वध के लिए पशुओं की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया। जिन पशुओं को बेचने खरीदने के लिए रोक लगी थी उसमें गाय, बैल, भैंस, बच्चियां और बछड़े शामिल थे। यह आदेश अगर लागू होता तो पूरे देश में बीफ का व्यापार पूरी तरह से रुक जाता। लेकिन इस आदेश के खिलाफ कई लोग अदालत चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पशुओं की बिक्री पर रोक वाले आदेश पर रोक लगा दी।
इसीलिए गोवा समेत उन तमाम राज्यों में बीफ मिल रहा है जहां इनकी बिक्री के खिलाफ कोई कानून नहीं है। मगर समझने वाली बात यह है कि कुछ राज्यों को छोड़ दें तो जहां कहीं भी बीफ मिल रहा है वो सिर्फ गोमांस नहीं है, भैंस और कई और पशुओं का मांस भी इसमें शामिल है।